नमस्कार दोस्तों, प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से मैं डॉक्टर राहुल परियार आप सभी का स्वागत करता हूं। चरक चिकित्सा स्थान का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम है श्वयथु चिकित्सा अध्याय। ठीक है, सबसे पहले वर्ड पे जाते हैं। श्वयथु, जब श्वयथु एक वर्ड हमारे सामने आता है तो दो वर्ड पैरेलल और आते हैं जिनको हम कहते हैं शोथ और शोफ, और तीसरा श्वयथु तो है ही। तो पहले तो इन तीनों वर्ड्स में डेफिनेटली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है, राइट। तो बेसिकली अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूं तो ये शोफ वर्ड की बात जो की है ज्यादातर आचार्य सुश्रुत ने की है। और आचार्य सुश्रुत एक शल्य प्रदान ग्रंथ को लिखते हैं। वहां पे शल्य प्रदान ग्रंथ में शल्य से उत्पन्न होने वाले व्रण शोथों की बात होती है। व्रण शोथ का मतलब वहां पे इंजर्ड जो वुंड होंगे उनके लिए बातचीत होंगी, जिनके भेद भी अलग होंगे। 6 भेद वहां पे हमें पढ़ने रहते हैं। उनके हर भेद के लिए हम कह सकते हैं कि 3 स्टेजेस होती है। 3 स्टेजेस कौन सी होती है? नंबर 1 आम अवस्था, आमावस्था कहेंगे। नंबर 2 पश्चिमान अवस्था, सबसे पेनफुल कंडीशन यही होती है पश्चिमान अवस्था। और तीसरी होती है पक्वावस्था, जिसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है। पक्व पक्वावस्था, ठीक बात है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं शोफ की बात करें, जो कि व्रण शोफ या व्रण शोथ के नाम से सुश्रुत के अंदर पढ़ते हैं। शोथ और श्वेथु ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जस्ट एक दूसरे के पर्याय के लिए माने जाते हैं। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट काइंड ऑफ स्वेलिंग होती है तब उसको श्वेथु, और ज्यादा सीवियर हो गए मॉडरेट टू सीवियर ऐसा किसी पुस्तक में मिलता है। कहीं संहिता का रेफरेंस के आधार पे ऐसा नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों का मीनिंग लिटरली हम एक मान सकते हैं, स्वेलिंग। ठीक है, अब ये स्वेलिंग हो सकता है कि ये वाली आचार्य सुश्रुत वाली हो। तो बेसिकली जब इनके भेद करते हैं तो 3 भेद हमें किसने बताया? 3 भेद। एक चैप्टर है चरक सूत्र 19वां अध्याय अष्टोदरी अध्याय। बेसिकली वहां पे सारे रोगों का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ, किसके कितने भेद है वो सब लिखी हुई है। तो आप चाहे तो आप एक बार ये वाला चैप्टर जाके गो थ्रू करें और उसमें देखें कि कौन से डिजीज के लिए कितने भेद लिखे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न तो आते हैं, राइट। और उससे जस्ट पहले एक और चैप्टर है चरक सूत्र 18 में भी एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिशोथीय अध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसका है क्योंकि इसके नाम में ही आंसर है कि 3 भेद है, राइट। आचार्य चरक ने शोध के कितने भेद माने? अगर अलग अलग क्लासिफिकेशन ना करें तो हमारे पास में क्लियर आंसर 3 है, राइट। वात पित्त कफ वाले। और ये पॉइंट ध्यान रखना कि वहां पे वात वाले में केवल वात नहीं है, पित्त और कफ है, लेकिन वात डोमिनेटिंग है। पित्त वाले में वात कफ डेफिनेटली कम होंगे कंपैरेटिवली, और इसमें वात पित्त कम होंगे। शोध हमेशा त्रिदोषीय होता है। और हमेशा आपको जो भेद बोला जा रहा है इसका मतलब वो क्या है? डोमिनेंसी के आधार पे, प्रधानता के आधार पे बोला जा रहा है। तो जो सुश्रुत वाला ये है, क्या चरक ने नहीं माना है? मान सकते हैं। जो पित्त वाली कैटेगरी में लिखा है जिसमें पाक होने की गुंजाइश होती है, पाक होने की पॉसिबिलिटी पित्त में होती है। बाकी वात वाले में कफ वाले में अलग प्रेजेंटेशन है। उसी प्रेजेंटेशन की बात, चरक वाले प्रेजेंटेशन की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हम काय चिकित्सा के एंगल से शोध को पढ़ रहे हैं, राइट। चैप्टर के अंदर जाते हैं तो पहला ही कोटेशन, अथात श्वेथु चिकित्साम व्याख्यायामः। हमने ये बातें पहले करी है कि ये एक गुरु सूत्र है और ये एक प्रति संस्कृत है, क्योंकि पास्ट टेंस है ना। इति स्माह भगवान आत्रे, जैसे भगवान आत्रे ने कहा था मतलब पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तो प्रति संस्कृता जो हमारे आचार्य चरक रहेंगे, राइट। देन वहां पे एक वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे हम श्वेथु पढ़ रहे हैं तो इस श्वेथु का एक लिटरल मीनिंग हमको जानना है, या प्रत्यात्म लक्षण या फिर कार्डिनल फीचर जिसको बोलते हैं, कि अगर ये फीचर नहीं है, कार्डिनल फीचर कई जगह पे हमें वर्ड देखने को मिलता है। इसका मीनिंग है कि अगर ये है तो हम इस डिजीज को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ ये है। उत्सेद, उत्सेद मतलब क्या हुआ? एलिवेशन। एलिवेशन जो नॉर्मल स्किन के ऊपर थोड़ा सा भी अगर हमको उठा हुआ एलिवेटेड कोई भी दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम उत्सेद बोलेंगे और इसी को हम श्वेथु बोल सकते हैं। श्वेथु का प्रत्यात्म लक्षण है उत्सेद, जिसका मतलब श्वेथु की कितनी भी वैरायटी होंगी सबके अंदर उत्सेद मिलेगा। किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में अलग प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन उत्सेद प्रत्यात्म लक्षण रहेगा, ठीक बात है। देन इनिशियली कोटेशन में कोई दमदार बातें नहीं है जो कि एआईपीजीटी या फिर आपको एज ए डॉक्टर बनने में हेल्प करें। यहाँ पे भिषक वरिष्ठ और बड़ी बड़ी उपमाएं देकर के अग्निवेश ने अपने गुरु से प्रार्थना करी कि हमको श्वेथु के बारे में आप ज्ञान दीजिए, राइट। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी महागद भी लिखी है, तो आप इसको फोकस इस एंगल से कर सकते हो कि जब भी महागद नाम से प्रश्न आता है एग्जाम में तो एको महागद, महागद हमेशा एको महागद ही याद रखना है, और वो है अतत्वाभिनिवेश। 10वें चैप्टर में आता है अतत्वाभिनिवेश, राइट। जब भी महागद को हमें एक ऑप्शन के रूप में चुनना है। बाकी
महागद के साथ में हम महामदात्य वाले चैप्टर में, रक्तपित्त वाले चैप्टर में, राजयक्ष्मा में, यहाँ शोथ में, कई सारे चैप्टर में महागद वर्ड आ सकता है। उसकी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली लो होती है। महागद नाम से यही सबसे आगे रहना चाहिए। ये भी हमको कौन बताया है? चरक सूत्र 19। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जाकर के आप 3 डेज का कंप्लीट कोर्स को एक्सेस करें और उस कोर्स में जाकर के चैप्टर वाइज जाकर के देखें कि क्या एक एक भेद वाले में एको महागद अतत्व अभिनिवेश आता है या नहीं आता है। राइट। इन दोनों कोटेशन के बाद में डायरेक्ट पॉइंट पे जाते हैं, निज शोथों के क्या कारण है। निज शोथ में हेडिंग है हमारे पास निज। निज का मतलब है जो स्व शरीर की बात करें, हमारे शरीर में 3 दोष अगर उपलब्ध हो गए हैं किसी भी कारण से, तो उनके कारण से जो शोथ हो सकते हैं। तो ये 3 दोष पर्टिकुलर शोथ को क्यों उत्पन्न कर रहे होंगे, अलग अलग कंडीशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदी में बात करेंगे। संशोधन में व्यापत्ति हो जाने पर उत्पन्न ज्वर आदि रोग। संशोधन मतलब हम ले सकते हैं वमन विरेचन। वमन विरेचन जब करा रहे हैं, कुछ हमारा क्या हो गया है, व्यापत्ति। व्यापत्ति मतलब व्यापद उत्पन्न हो गया, मिथ्या योग हो गया, अयोग अतियोग भी हो सकता है। वहां पे अयोग, मिथ्या योग, अति योग किसके लिए, वमन विरेचन में। अगर ऐसा हो गया तो वहां पे कुछ विकृतियां हो सकती है। उसमें एक विकृति ज्वर आदि रोग हो सकती है, तो उसमें एक विकृति शोध भी हो सकती है। वहां पे बहुत सारी विकृतियों में एक विकृति शोध भी हो सकती है। तो ये बॉडी के अंदर ही हुआ निज शोध। शुद्ध्या आमया, ठीक बात है। अभक्त, क्रश, अबलानाम, तो ये डेफिनेटली 3 वर्ड है जो कि दुबले पतले लोगों में बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा प्रोन है। जो दुबले पतले लोग हैं ज्यादा प्रोन है। ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों में होगा नहीं, होगा उनमें भी। लेकिन अगर कोई डिजीज ग्रस्त नहीं है और ऐसे में अगर वो वमन विरेचन कराते हैं, तो वहां पे दुबले पतले लोगों में ज्यादा प्रोन रहेगा स्वेलिंग होना, क्योंकि उनमें विजिबिलिटी ज्यादा होगी। मोटे लोग तो पहले ही फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के एक्यूमुलेशन की वजह से मोटे दिख रहे होंगे। राइट। क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, गुरु उपसेवा, ये सारे डाइटरी पार्ट है जिसकी सेवन से शोथ उत्पन्न हो सकता है। अलग अलग पैरामीटर में अलग अलग शोथ हो सकता है। इन सभी डाइटरी पार्ट में एक चीज कॉमन दिखती है कि यहाँ पे आप पित्त को और थोड़ा सा अगर देखें, उष्ण गुरु उपसेवा, गुरु के साथ में थोड़ा कफ देखें, तो इन दोषों के एलिवेशन की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वात से नहीं होगा, बस इनको अगर फोकस करें तो ऐसे में हम इन शोथों की तरफ सोच सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दधि। और दधि एक स्वतंत्र रूप उत्पन्न करने में, एक हमारे पास में स्वतंत्र डिजीज उत्पन्न करने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्या है, कारण होता है। तो हमने एक पॉइंट पहले ही पढ़ा हुआ रहता है चरक सूत्र 27 में, जहां पे अन्नपान विधि अध्याय डिटेल में, जो चरक संहिता का सबसे बड़ा चैप्टर है, वहां पे एक वर्ड लिखा था दधि शोफम जनयति। जो दधि है वो शोफ या फिर स्वेलिंग उत्पन्न करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो अगर डाइट में अगर दधि है किसी के, तो आप चिकित्सा करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा सिद्धि नहीं मिलेगी। तो वहां पे आपको ये, अब आप सोच रहे होंगे ना कि निदान से इतने डीप में क्यों बात करेंगे, क्योंकि आप काय चिकित्सा के एंगल से आप पढ़ रहे हो। तो वहां पे आपके पास में पेशेंट भी आएगा, तो आप उसके अगर स्वेलिंग देख रहे हो तो आपको डाइट में पूछना पड़ेगा दही खाते हो। अगर वो बोलेंगे यस, तो आपको तुरंत बंद करवाना पड़ेगा, निदान परिवर्जन कराना पड़ेगा। बाकी आम की कंडीशन है, मिट्टी, मृत, शाक, विरोधी अन्न, ये सब खाते हैं तो शोथ उत्पन्न हो सकता है। इसकी बात भी हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं जब चरक सूत्र 26 पढ़ते हैं, वहां पे बात होती है विरोधिक अन्न की। दुष्ट गर उपसृष्ट अन्न निषेवणम च, देखो जो दुष्ट अन्न है, दुष्ट अन्न का मतलब है कि जो सड़ा गला आहार खाते हैं, मतलब सही जो तरीके से फ्रेश फूड नहीं खाते। उसकी बात। दूसरा कृत्रिम विष। गर विष का मतलब होता है कृत्रिम, गर का मतलब होता है संयोगज। गर का लिटिल मीनिंग होता है संयोगज। जब दो चीजें मिलती है तो वो विष के रूप में कार्य करती है। जैसे कि मधु और घृत अगर समान मात्रा में मिलती है तो ये कुछ टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी पर लाते हैं। तो ये कृत्रिम विष, विष से मिले हुए अन्न का सेवन, या फिर आज के टाइम में अगर देखें तो प्रिजर्वेटिव के साथ में जो पैकेज्ड फूड्स है, उनको अगर हम खाते हैं तो ये कॉज कर सकता है निज शोथ को। राइट। अर्शांस्य चेष्टा न च, अर्श के रोगी, अर्श के रोग से जो व्यक्ति पीड़ित है और वो चेष्टा नहीं करते। 2 पॉइंट है। पहला बोला अर्श के रोग से पीड़ित है और वो चेष्टा नहीं करते हैं, तो अर्श के रोग से पीड़ित होने का मतलब है कि उनकी बॉडी में जीआई पहले से अपसेट है। जीआई अपसेट मतलब उनके अंदर जो अग्निमांद्य की वजह से हो सकता है, या फिर अगर और भी बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं अर्श के, वहां पे कहीं ना कहीं जीआई का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी है। एट दैट पॉइंट वहां पे वो चेष्टा नहीं करते। चेष्टा नहीं करने का मतलब है कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि
अलोंग द ग्रेविटी वहां पे शोथ उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हमारा पीडल एडिमा जो है अलोंग द ग्रेविटी उत्पन्न होता है। तो एक कॉज वहां पे देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सभी प्रकार के शोथों को उत्पन्न करे, ये सभी प्रकार के शोथों को उत्पन्न करे, दधी करे, ऐसा नहीं, सब अलग अलग एंगल से देखे जा सकते हैं। तो अर्शांस्य चेष्टा न च, अभी ये एग्जामिनर के लिए स्पेसिफिक वर्ड है। अर्श रोगी जो चेष्टा नहीं कर रहा है, ये एआईपीजीटी वाले इसको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया। तो जो मेरी क्लास में रहेगा वो हाईलाइटेड और रेड जब रहेगा तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देनी है। अदरवाइज हाईलाइटेड है तो आपको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर केवल रेड है इसका मतलब आपको अंडरलाइन केवल कर लेना है, और बाकी जस्ट हमने कहीं पे बोल्ड कर दिया है, जस्ट रीडिंग लगा लिए, तो आपको भी एग्जाम के लिए जस्ट रीड कर लेना है कि हाँ एज ए डॉक्टर हमको पता रहे, एग्जाम के लिए कंपेरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, देन देह शुद्धिम मर्म उपघात। देह शुद्धि वाली बात हमने ऑलरेडी करी, रिपीटेटिव वर्ड है, मान लेते हैं मर्म उपघात। मर्म के ऊपर उपघात, आप सोचिए कि किसी के एक्सटर्नल इंजरी की वजह से कोई वहां पे स्वेलिंग हो गई, मान लीजिए किसी को हेड इंजरी हुई, इसकी वजह से बाद में कॉम्प्लिकेशन के अंदर एंसेफेलाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, तो वहां पे आइटिस की कंडीशन है, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन हुआ, दैट इज शोथ। राइट, लेकिन ये कॉज जो है निज शोथ के अंदर कम फिट बैठता है, और चक्रपाणी भी इसकी टीका में बोलते हैं। तो मर्म उपघात को अगर हम थोड़ा निज के एंगल से देखें, जैसे किसी को एंडोकार्डाइटिस हो गया, व्हाट इज एंडोकार्डाइटिस? कार्डियक जो मेम्ब्रेन होती है हार्ट के ऊपर, जो एंडोकार्डियम है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, एंडोकार्डाइटिस, तो वहां पे हमारे पास में एक निज शोथ का कारण हो सकता है। ऐसे बहुत सारे, मर्म तो 107 है, मेजर मर्म की बात करें तभी यहाँ पे हम कह सकते हैं। विषमा प्रसूति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इन जनरल देखा होगा, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वहां पे उसके पैरों में पिडल एडिमा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो दो लोगों को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ रहता है ड्यू टू फीटस। तो वहां पे उसका जो ब्लड प्रेशर है, या फिर ब्लड वॉल्यूम बोले, क्योंकि वॉल्यूम से ही ब्लड प्रेशर बनेगा, इंक्रीज रहता है ऑलमोस्ट 40 to 50%, नॉर्मली बात कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, विषमा प्रसूति हो गई। जिन स्त्रियों को विषम प्रसूति हो गई, मतलब अकाल गर्भपतन, प्री मैच्योर, वहां पे मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया किसी भी कारण से, या फिर मूड गर्भ हो गया जिसको शल्य से निकाल दिया गया, कोई भी तरीके से बिफोर टाइम अगर डिलीवर हो गया, चाहे डेड हो चाहे जीवित हो, प्री मैच्योर हो, पॉइंट क्या है, लेडी का जो बॉडी है उसका सपोर्ट अभी भी 40 to 50 इंक्रीज्ड परसेंटेज के साथ चल रहा है, और बॉडी की रिक्वायरमेंट अचानक से खत्म हो गई, विषमा प्रसूति हो गई। तो वहां पे वो जो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम है वो कहाँ जाएगा, बॉडी के अलग टिश्यू, अदर टिश्यू में जाएगा, और वहां पे क्या होगा, शोथ उत्पन्न होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है विषमा प्रसूति, जिसके अंदर लेडी को अगर बिफोर टाइम डिलीवरी हो जाती है, चाहे वो डेड हो गया तो डेफिनेटली अबॉर्शन बोल सकते हैं। स्टिल बर्थ तो कंप्लीट होने पे बोलते हैं जनरली हम। अकाल गर्भपतन ये चक्रपाणी की टीका का वर्ड है, जिसका मतलब है कि पहले समय से पहले मिस कैरेज या अबॉर्शन हो गया। लास्ट में है मिथ्योपचार प्रतिक्रमणा, संशोधन नहीं करा रहा है इसका मतलब दोष एक्यूमुलेट हो रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट, और करा रहा है प्रतिक्रमणा तो वो ठीक से नहीं करा रहा है, मिथ्या योग। अगेन ऊपर वाला जो पॉइंट है उसी का हम एक्सटेंशन ले सकते हैं। पूरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा, समझने की चीजें बहुत सारी थी, काम की चीज पकड़े। दधी एक इंपॉर्टेंट, एक क्या है हमारे पास निदान है शोफ के लिए। दूसरा, अर्श का रोगी जो चेष्टा नहीं करता है, इंपॉर्टेंट था। विषमा प्रसूति किसका निदान है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बाकी ये सिंगल स्टार जितना इंपॉर्टेंट है, मिथ्योपचार प्रतिक्रमणा, गर विष दुष्ट उपसृष्ट अन्न, जो कि हम पैकेज्ड फूड खाते हैं, उन लोगों को स्वेलिंग हो सकती है। अब स्वेलिंग का मतलब हमेशा पीडल एडिमा नहीं होगा, स्वेलिंग का मतलब किसी लोकल टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, तब भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारे पास निज शोध की कुछ हमारे पास कारण है। आगंतु शोथ जो डेफिनेटली बाहर से आएंगे, क्या हो सकता है सोचना, बाह्य त्वचो दूषयित्वा अभिघात, इंजरी, अभिघात का मतलब है इंजरी की वजह से, कास्ट किसी ने लठ मार दिया है, अश्म पत्थर मार दिया, शस्त्र चाकू वाकू घोप दिया है, अग्नि से जलकर बर्न का केस हो गया, या फिर विष जैसे स्नेक बाइट हो गया, कहीं पे कोई दूसरा बाइट हो सकता है। ये सब क्या है, आगंतुक शोथ, मतलब कॉज जो है बॉडी के अंदर नहीं डेवलप हुआ, बाहर से आया और उसकी वजह से शोथ उत्पन्न हो गया है। सिंपल है, इसमें समझने समझाने के लिए डिटेल में कुछ नहीं है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि एग्जामिनर भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इसको आप जस्ट रीड करके समझ करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ से रिपीट जब भी रिवीजन करोगे तो इसकी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। निज शोथों की भेद, तो देखो हमको भेद की बात कर रहे हैं तो चरक के हिसाब से भेद क्लियर है, 3 भेद, जिसमें वात पित्त कफ प्रदान 3 हमारे पास में शोथ रहते हैं। जिस जो हमारे बॉडी के निज शोथ है उनको अगर देखें तो ये 3 क्लासिफिकेशन दोबारा होते हैं। सर्वांगज जो कंप्लीट बॉडी में है, जिसको हम मॉडर्न के लैंग्वेज में एनासार्का बोल सकते हैं, होल बॉडी स्वेलिंग,
राइट। अर्धांगज हाफ बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, और लोकेलाइज्ड स्वेलिंग है तो वो हम कह सकते हैं कि अवयव आश्रित शोथ है। तीन सिम्टम, तीन लोकल, लोकल या फिर एनासार का या फिर हाफ बॉडी, ये निज शोथ के तीन भेदों की बात करिए। जस्ट यहाँ पे एक क्या बोलेंगे, रिकॉल बेस्ड प्रश्न हो सकता है कि निज शोध के कितने भेद हैं, तो डेफिनेटली ये बॉडी का कितना पार्ट कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भेद लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज आती है शोध की संप्राप्ति, कैसे शोध उत्पन्न होता है, पहले आयुर्वेद से फिर मॉडर्न से, दोनों एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा वर्ड है बाह्य सिरा। क्यों लिखा होगा बाह्य सिरा? बाहर की सिरा का मतलब जो सुपरफिशियल सिरा है वो हमारे लिए विजिबल ज्यादा होगी। जो डेफिनेटली हमारे पास में स्वेलिंग कहाँ पे होती है, ये हमारे पास में एक क्या है, ब्लड वेसल्स। ये एक ब्लड वेसल है, डेफिनेटली यहाँ पे आर्टियल एंड है, मान लेते हैं यहाँ पे वीनस एंड है, और यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, सेल्स है, टिश्यू है, बहुत सारी सेल्स बनी हुई है। तो इन दोनों के बीच में एक एरिया है जिसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं। तो इसके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है या फिर जो रक्त बह रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रा वेस्कुलर, क्योंकि ये वेसल के अंदर इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड है, राइट। और यहाँ पे जो ये सेल्स है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेल्यूलर। सिंपल सी बात है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्थान, जो वेसल भी नहीं है और वहां पे सेल्स भी नहीं है, बेसिकली यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल, बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ही फ्लूइड जब इकट्ठा होता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे स्वेलिंग है, राइट। इंट्रासेलुलर स्वेलिंग को हम यहाँ पे कंसिडर प्राइमरली नहीं करते। जब यहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से इंट्रासेलुलर स्वेलिंग हो सकती है सेकेंडरी कॉज में, लेकिन प्राइमरली इंटरस्टिशियल एरिया के अंदर जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे उसको स्वेलिंग बोलेंगे। तो बाह्य सिरा का मतलब है कि वहां पे ब्लड वेसल का इन्वॉल्वमेंट है। सुपरफिशियली देख रहे होंगे, इस वजह से सुपरफिशियली वाला नाम लिखा होगा। होता क्या है, प्राप्य यदा कफ अश्रक पित्तानि संदूषयति है वायु। इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है वायु। वायु क्या करता है, दूषित करता है। वात एक दोष है, दोष का काम क्या होता है, दूषित करना। जाहिर सी बात है कि मतलब एक रंग होता है, रंग होली में रंग खेलते हैं, रंग का काम क्या होता है, किसी को रंग देना। तो डेफिनेटली दोष है, दोष का काम क्या करना है, दूषित करना। तो सिंपली ये दूषित किसको करता है, कफ को, रक्त को, पित्त को, तीनों को दूषित करता है। तो इसका मतलब ये त्रिदोषज व्याधि है, ये बात तो इसी लाइन से पुष्टि हो चुकी है। और साथ में इवन रक्त को भी, क्योंकि ये ब्लड वेसल के अंदर सिरा में हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, रक्त ही आएगा ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम संप्राप्ति को ब्रीफ करें, बाह्य सिरा में प्राप्त होकर के वायु कफ अश्रक पित्त, कफ रक्त, अश्रक रक्त का पर्याय है, कफ रक्त पित्त, इनको दूषित करता है। तो यहाँ पे इन तीनों को दूषित करता है। अब ये जो तीनों दूषित है, कफ है, रक्त है, पित्त है, ब्लड वेसल के अंदर तीनों क्या हो गए हैं, दूषित, कफ पित्त और रक्त। ये क्या करता है, वात का मार्ग रोक देते हैं। तेर बद्ध मार्ग, तेर बद्ध मार्ग, तो वात का मार्ग अवरुद्ध हुआ। तो यहाँ पे अगर हमको संप्राप्ति पूछे, संप्राप्ति का कौन सा यहाँ पे संप्राप्ति नहीं कहना चाहिए, स्रोतो दुष्टि का कौन सा भेद लग रहा है, बद्ध मार्ग का मतलब यहाँ पे आप लोग आंसर करो कि यहाँ पे संप्राप्ति के अंदर कौन सी संप्राप्ति में दुष्टि हुई, स्रोतो दुष्टि हुई है। माइक प्लीज ओपन करेंगे, विमार्ग गमन। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। संग 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 वेरी गुड, ऑप्शन है संग, ठीक है। दूसरा है विमार्ग गमन, विमार्ग गमन। तीसरा होता है सिरा दुष्टि, जो यहाँ पे नहीं लग रही है, सिरा दुष्टि। और चौथा हमारे पास में क्या बच गया है, बताओ जरा, संग, विमार्ग गमन, सिरा दुष्टि और अति अति प्रवृत्ति। वेरी गुड, अति प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे अति प्रवृत्ति सेरा दुष्टि को नहीं कंसिडर करेंगे। इनिशियली यहाँ पे संग होता है, और संग होने की वजह से फिर बाद में विमार गमन होता है। तो आपका आंसर, अगर आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो आप प्राइमरली प्रथम आंसर संग करोगे, क्योंकि ये श्लोक का पार्ट है, तेर बद्ध मार्ग। ठीक बात है, ऐसा प्रश्न 2023 में शायद पूछा गया है अर्श रोग के लिए। वहां पे जो सुश्रुत के अनुसार अर्श के हिसाब से पूछा उन्होंने, फिर वहां पे आंसर एक्चुअली सिरा दुष्टि को वहां पे कंसिडर किया है। चरक के हिसाब से अर्श में देखते तो संग होता है, यहाँ पे शोध की बात कर रहे हैं तो वहां पे संग संप्राप्ति में जाएगा। स तदान विसर्पण, अब मार्ग अवरुद्ध हो गया तो फिर क्या करना होगा, वात को अपनी दिशा से कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है। तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, विसर्पण, फैल जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से निकल करके दोषों को बाहर निकालेगा। दैट इज उत्सेद लिंगम श्वेतु करोति। पूरी लाइन में हमको अल्टीमेटली क्या मिला, उत्सेद लिंगम, जिसको हम पहले से जानते हैं, ये शोथ का प्रत्यात्म लक्षण है। बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफ अश्रक पित्तानि संदूषयति है वायु, वात से
कफ, अश्रक और पित्त दूषित हुए। कहाँ हुए? बाह्य शिरा में। क्या किया? बद्ध मार्ग किया और ये उत्सेद लिंग श्वेतु को उत्पन्न किया है। इवन वाग्भट में भी पढ़ते हैं तो सेम लैंग्वेज आती है। कफ पित्त कफ सॉरी रक्त पित्त कफान, तो तीनों पैरामीटर है। वायु और दुष्टु, ये तीनों किससे दूषित हुए? वात से। सेम। दुष्टान बही सिरा कहाँ पे हो रहा है? बाह्य सिरा पे। तो एग्जैक्ट सेम, मतलब मीनिंगफुली सेम है। लैंग्वेज उन्होंने अपनी लिखी है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, तो वाग्भट के हिसाब से भी शोध की संप्राप्ति सेम रहेगी। मॉडर्न वाले क्या बोलते हैं? मॉडर्न वाले शोध जब भी बताते हैं वहां पे कुछ पैरामीटर आते हैं। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, उसके अंदर फ्लूइड बह रहा है। जब भी कोई फ्लूइड बहता है तो वहां पे फ्लूइड का काम क्या होता है? एक प्रेशर जनरेट करता है वॉल पे। उस वॉल पे प्रेशर जनरेट करने वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो कि अगर ज्यादा हो जाए तो ये फ्लूइड को बाहर भेजने के ऊपर प्रेशर देता है। एट द सेम टाइम बॉडी के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर भी होता है। जो ब्लड के अंदर हमारे पास में प्रोटीन है, मेनली प्रोटीन, और भी कोलोइडल जो एजेंट्स होते हैं वो भी सेम काम करते हैं। प्रोटीन बेसिकली क्या करते हैं? फ्लूइड को होल्ड करते हैं, फ्लूइड को होल्ड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रेशर है जो कि बाहर धकेल रहा है फ्लूइड को, एक ऐसा प्रेशर है जो फ्लूइड को क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है। और ये दोनों मान लो बराबर, जैसे कि ये भी 5 है, 5 mm ऑफ एच जी है, ये भी 5 mm ऑफ एच जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लूइड बेसिकली बहता रहेगा, वो बाहर भी नहीं जाएगा, लेकिन बाहर से कोई नया अंदर भी नहीं आएगा। सरल है इन दोनों का होम्योस्टेसिस जब चल रहा है। लेकिन जब कंडीशन आती है पहला, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि कंडीशन होती है कार्डियक डिजीजेस के अंदर, जैसे कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, तो वीनस रिटर्न नहीं हो पाता, इसकी वजह से वेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है वॉल्यूम बढ़ने से। तो कार्डियक कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, इस वजह से स्वेलिंग। तो वहां से प्रेशर एचपी मान लेते हैं 8 हो गया है, और ऑन्कोटिक प्रेशर तो 5 ही है। तो हुआ क्या? हाइड्रोस्टैटिक ज्यादा होने की वजह से फ्लूइड कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियम में जाएगा, और स्वेलिंग वहां पे होती है। दूसरा कॉज क्या होता है? ऑन्कोटिक प्रेशर का कम होना। ऑन्कोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है? प्रोटीन करता है। और मान लेते हैं कि कभी ऐसी व्याधि हो गई जिसमें प्रोटीन बॉडी के अंदर कम हो गया, जैसे कि लीवर फेलियर में। लीवर का काम है प्रोटीन बनाना, लीवर फेल हो गया, प्रोटीन बन नहीं रहा है। या फिर हम देख सकते हैं किडनी फेलियर, किडनी फेलियर हो गई। किडनी का काम क्या है? केवल वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अब फेल हो गई तो वो प्रोटीन को भी बाहर फेंक दे रही है, यूरिन के साथ में प्रोटीन का भी लॉस कर दे रही है। तो एग्जैक्टली वहां पे क्या हो जाएगा? ब्लड के अंदर प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी मतलब ऑन्कोटिक प्रेशर कम। इस कंडीशन में हाइड्रोस्टेटिक भले ही 5 है, नॉर्मल है 5 है, 5 नॉर्मल वैल्यू नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने 5 mm ऑफ एचजी डाला है। ऑन्कोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली लो हो गया है, तो ऐसे में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भले ही नॉर्मल है लेकिन ऑन्कोटिक के कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है। दैट्स व्हाई अगेन यहाँ पे फ्लूइड इंटरस्टिशियम में जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं किडनी फेलियर के अंदर, जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर, या फिर क्रॉनिक लीवर फेल सीएलडी के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं, लीवर डिजीजेस के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं। इवन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वहां पे भी क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रोटीन लॉस होने लगता है। तीसरा यहाँ पे पैथोजेनेसिस में कॉज होता है परमिएबिलिटी। जो ये यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है? जो वॉल है, जो हमारे पास में ब्लड वेसल की वॉल है, वॉल किससे बनी होगी? डेफिनेटली वहां पे सेल से बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन है, डेफिनेटली सेल मेम्ब्रेन है, तो वहां पे परमिएबिलिटी की बात होती है। परमिएबिलिटी किसी भी कारण से अगर बढ़ जाती है तो ये क्या करता है? ज्यादा फ्लूइड को अलाउ करता है बाहर भेजने के लिए, तो डेफिनेटली परमिएबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि इंजरी हो गई है या फिर वहां पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब भी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू इन्फ्लामेटिव मार्कर, जैसे हिस्टामिन वगैरह हो सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है जो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम फेलियर होने की वजह से, लिम्फेटिक जैसे कि फाइलियरिसिस में होता है, तो ये जनरल कॉजेज में नहीं है, लिम्फेटिक डक्ट्स के ड्रेनेज सिस्टम के फेलियर की वजह से हो सकता है। तो मेनली हमारे पास में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, परमेबिलिटी, ये 3 रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रकार के स्वेलिंग को डेवलप करना। मेनली बोल रहा हूं, बाकी और ये सब तो है ही। ठीक बात है। तो ये स्वेलिंग का हमने ब्रीफ पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा। तो अब इसके स्थानों की बात करें, ये बहुत सरल श्लोक है, यहाँ पे बहुत इजीली आप कैच कर लोगे। कुपित अगर दोष उरह प्रदेश में संचित होते हैं तो शरीर के ऊपरी भाग में शोथ करते हैं। उरह प्रदेश में संचित होंगे तो जाहिर सी बात है दोष जहां पे वहां पे शोथ उत्पन्न हो रहा है। मध्य भाग में दोष संचित होते हैं तो मध्य भाग में शोथ करेंगे, और वायु के स्थान में दोष संचित होंगे तो अधः भाग में। तो सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं। इवन सर्वांग में दोष होंगे तो सर्वांग में शोथ होगा।
ये जस्ट आपको अब इसको रिलेट करना चाहे, कंपेयर करना चाहे तो कह सकते हैं कि अपर बॉडी में स्वेलिंग है तो मिक्सेडिमा के केसेस में ऐसा देखने को मिल सकता है। मिडल बॉडी में हमको पोर्टल हाइपरटेंशन के केसेस में देखने को मिल सकता है, जहां पे शोथ मिडल ऑफ द बॉडी से स्टार्ट हो सकता है या फिर वहां पे एट द सेम टाइम लोअर बॉडी से। और लोअर बॉडी में यूजुअली आपको सीएलडी के केसेस में, कार्डियक फेलियर के केसेस में, या फिर हम कह सकते हैं कि रीनल फेलियर के केसेस में जो ये हमारे पास में पिडल इडिमा देखने को मिल सकता है, अधः प्रदेश में शोथ मिल सकता है। बाकी ये एडवांस कंडीशन है, किसी भी कंडीशन में हमको सर्वांग शोथ एट द एंड मिल ही सकता है। एग्जाम के लिए अगर देखें एआईपीजीटी वाले तो यहां से एक्चुअली चरक से नहीं पूछ सकते। उरह प्रदेश ऊपरी शोथ, मध्य भाग में शोथ, वायु का स्थान अधः भाग। तो एक ही पॉइंट है जिसको हमें फोकस करना है, क्या? अधस्तु वायु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वात का स्थान लिखा है आंध्र प्रदेश के लिए। सुश्रुत में यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर जरूर करना चाहिए। ये ऐसी चीज है जो बिना कंपैरिजन के पढ़ेंगे तो कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। तो सुश्रुत ने जो पैटर्न फॉलो किया है वो उन्होंने लास्ट में हमेशा आशय वर्ड यूज किया है। जैसे अमाशय, पक्वाशय, वात वर्च स्थानगत लिखा है तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है मलाशय, क्योंकि वर्च का मतलब होता है पुरुष। तो वर्च स्थानगत को हम मलाशय लिख दे तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अमाशय में दोष स्थित है तो ऊर्ध्व स्थानगत, ठीक है, वहां पे शोथ होगा। पक्वाशय में है तब आपको लगेगा पक्वाशय तो वात का स्थान है तो ये नीचे कर दे, नहीं। ध्यान देना, यहाँ पे पक्वाशय के बाद में एक मलाशय और वर्ड है तो डेफिनेटली मलाशय ज्यादा नीचे है, तो वहां पे अधः प्रदेश के लिए हमने ऑलरेडी मलाशय को अगर प्लेस कर दिया तो फिर पक्वाशय हमारे लिए मध्य शोथ में आएगा। पिन पॉइंट यही बात है कि चरक ने वात स्थान में जो दोष संचित होंगे उसके लिए अधः प्रदेश के लिए बोला है, जबकि वात का स्थान पक्वाशय होता है वहां पे सुश्रुत ने मध्य भाग में शोध कंसीडर किया है। और एग्जामिनर इसी पे मजे लेने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट दे देते हैं। पहला स्टेटमेंट ये होता है, आचार्य चरक के अनुसार वात स्थान में दोष संचित है, अधः भाग में शोथ होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पक्वाशय में दोष संचित है तो वहां पे भी अधः भाग में, वहां पे भी अधः बोल देते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, पहला स्टेटमेंट तो सत्य है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा, क्योंकि पक्वाशय में मध्य भाग शोध बोला है। तो यहाँ पे रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, लेकिन लैंग्विस्टिक प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। दैट्स वाई चरक सुश्रुत पैरेलल पढ़े जाने चाहिए। शोध का पूर्व रूप मतलब शोध पैदा होने से पहले क्या हो रहा है। अब डेफिनेटली अगर इंजरी हुई है तो बहुत तेजी से होगा, और अगर निज दोष है तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करेगा। पहला वर्ड आया है उष्मा। उष्मा क्यों? उष्मा का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड अगर वहां से बाहर जाना चाह रहा है तो वहां पे अगर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंजरी के अंदर, तो इंजरी में जब भी कोई इंजर्ड होगा तो वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन में आप जानते हो र्यूबर ट्यूबर कैलर डॉलर, तो यहाँ पे हमारे पास में जो कैलर है इसका मतलब क्या है, हीट जनरेट होना। तो वहां पे लोकल साइड पे ऊष्मा डेवलप होती है। तो शोथ का पूर्व रूप हम कह सकते हैं कि स्वेलिंग होने से पहले वहां पे इन्फ्लामेटरी मार्कर की वजह से ऊष्मा डेवलप होती है। दवथु, दवथु हम कह सकते हैं चक्षु आदि इंद्रियों में ताप का अनुभव होना, मतलब इंद्रियों के अंदर जलन महसूस होना। अब ये इसके पीछे वजह ये हो सकता है कि बॉडी का जो फ्लूइड है ठंडा ठंडा वो इंटरस्टिशियम में जाने वाला है, जो बॉडी में ही है लेकिन वेसल्स में नहीं होगा, इस वजह से शायद इंद्रियों को वहां पे उष्मा का या ताप का अनुभव हो सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शिराणाम आयाम। सिराओं में आयाम होना, आयाम का मतलब खिंचाव होना। खिंचाव होने को हम अगर मॉडर्न की लैंग्वेज में बोले तो ये वैसोडाइलेशन की बात कर रहे हैं, और वैसोडाइलेशन यूजुअली स्वेलिंग से पहले होता है। सिरानाम आयाम, वैसोडाइलेशन होगा कभी भी। नॉर्मल ये ब्लड वेसल है, मान लेते हैं ये पहले ऐसी थी, अब ये ऐसी होगी, तो इसमें फ्लूइड क्या हो जाएगा, ज्यादा भर जाएगा। तो ज्यादा फ्लूइड की वजह से ज्यादा प्रेशर होगा, एट द सेम टाइम फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से, इस वजह से स्वेलिंग इसके बाद में इनिशिएट हो जाएगी। तो सिरानाम आयाम दैट इज शोथ का पूर्व रूप। अब एग्जाम में हमारे लिए क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या बोला है, उष्मा तथा स्यात दवथु शिराणाम आयाम इति एव च पूर्व रूप सर्व त्रिदोष। ये नीचे वाली लाइन अलग है तो पहले हम इन तीनों को याद कर ले, छोटा सा निमोनिक अब ऐड कर लो। अब हमको मीनिंग पता है तो यहाँ पे उष्मा को यू से, दवथु को डी से, और शिराणाम आयाम याद रखना तो इसको एस ए से। तो उड़ीसा करके याद कर लो, जो कि हमारे पास में एक स्टेट का नाम है। सिंपल है, शोध के पूर्व रूप में निमोनिक पहले याद कर लोगे तो फिर आप कभी भी सोच नहीं पाओगे कि इसमें था क्या। एज ए डॉक्टर भी सोचना होगा, क्योंकि आप पीजी तो कर लोगे, पीजी के बाद में पेशेंट के सामने उड़ीसा नहीं बोल पाओगे, वहां पे हमको समझना पड़ेगा कि स्वेलिंग क्यों है, कैसे ठीक करेंगे। राइट। नीचे एक लिखा है सर्व त्रिदोष, जो हिंदी में पढ़े सभी शोध त्रिदोष से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जिस शोध में जिस दोष की प्रधानता है उसी दोष के नाम से बोला जाएगा। सर्व त्रिदोष जो अधिक दोष लिंगे तत् शब्दम अभ्येति विसर्जितम च। ठीक बात है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डोमिनेंस के आधार पर नाम पड़ता है। सामान्य लक्षणों में जाते हैं तो मैं डिस्क्रीट मैनर में जाता हूँ। सबसे पहले उष्मा को पिक करता हूँ। यहाँ पे उष्मा क्या कर रही है, ऑलरेडी हमने पूर्व रूप में पढ़ लिया, तो उष्मा अभी भी है क्योंकि वेसल्स के अंदर यहाँ पे
फ्लूइड तो अभी भी है और वो ज्यादा है, मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि इन्फ्लामेशन अगर अभी भी है तो रिबर ट्यूबर कैलर डॉलर, तो यहाँ पे भी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स तो अभी भी है। स्वेलिंग होने के बाद में कह सकते हैं कि क्रॉनिक केस में उष्मा उतना ज्यादा न होगा, लेकिन एक्यूट केस में उष्मा तो शोथ होने के बाद में भी रहता है कुछ टाइम तक। तो इसका मतलब शोथ के अंदर हमारे पास में एक उष्मा ऐसा वर्ड है जो पूर्व रूप में भी है और सामान्य लक्षणों में भी है, और एग्जामिनर यहाँ पे जरूर अट्रैक्ट होंगे और एक प्रश्न पूछ लेंगे। क्या पूछेंगे? उष्मा शोथ के लिए है, पूर्व रूप, सामान्य लक्षण, उपरोक्त दोनों। आंसर उपरोक्त दोनों में जाएगा। पहला वर्ड खत्म। दूसरा वर्ड आपको एक पहले से पता है, उत्सेद। शोध के अंदर उत्सेद नहीं होगा तो कहाँ होगा? उत्सेद लक्षण होना ही था, ठीक बात है। तीसरा, फिर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स गौरवम शाद। अब हुआ क्या है, जो ब्लड वेसल से फ्लूइड कहाँ पे आ गया है? इंटरस्टिशियम में आ गया है। तो इसका मतलब फ्लूइड यहाँ पे क्या है? स्टेबल है, रुका रहेगा एक जगह पे, टिका हुआ है। जबकि पहले क्या कर रहा था? फ्लो कर रहा था। पहले फ्लूइड फ्लो कर रहा था, अब वहां पे फ्लूइड रुका हुआ था। रुका हुआ फ्लूइड ज्यादा हैवी लगेगा या जो चलता हुआ फ्लूइड ज्यादा हैवी लगेगा? डेफिनेटली रुका हुआ। तो यहाँ पे गौरवम पर्टिकुलर उस साइट पे जहां पे स्वेलिंग हुआ है हो सकता है, राइट। अनअवस्थितत्वम। अनअवस्थितत्वम क्यों बोला होगा? अनअवस्थितत्वम, अनअवस्थितत्वम किसके लिए? शोध के लिए। जो ये उत्सेद है, कभी आप देखोगे कि रात में बढ़ गया है, कभी दिन में बढ़ गया है, कभी दोपहर में बढ़ गया, कभी शाम में, कभी यहाँ पे मतलब बॉडी के इस पार्ट में है, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में हो सकता है। तो ये अनअवस्थित क्यों है? क्योंकि ये फ्लूइड है। फ्लूइड का काम, द्रव का काम कैसा होता है? द्रव अकॉर्डिंग टू पात्र चेंज हो सकता है, अपना साइज एंड शेप चेंज कर सकता है। तो डेफिनेटली ये फ्लूइड होने की वजह से अनअवस्थित रह सकता है। डेफिनेटली पेशेंट के पोस्चर, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको किस टाइप से किस साइट पे हुआ, तो बहुत सारे पैरामीटर आएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? अनअवस्थित तत्वम, अगर ये प्रश्न एग्जाम में दे दे एआईपीजीटी में, अनअवस्थित तत्व, और आपको ऐसे ऑप्शन दे दे कि आप पहचानो, पहला ही ऑप्शन आए, मैं वहां मुझे मौका मिले तो मैं उन्माद दूंगा, आपको लगेगा कि मन अवस्थित नहीं है, राइट। दूसरा हमारे पास में मान लेते हैं कि कोई अतिसार का वहां पे रोग का नाम दे दें। तीसरा वहां पे अनअवस्थित के लिए मान लेते हैं ज्वर देते, जिसमें अग्नि को बाहर फेंक दिया जाता है। चौथे में फिर हमको शोध देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर है वो तो देना ही पड़ेगा। पर एग्जाम में वहां तक हमें पहुंचने के लिए ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि शोध भी अनअवस्थित हो सकता है। अनअवस्थित चित्तत्वम की बात करते हैं। चित्त अगर अनअवस्थित होता है तब हम उन्माद की तरफ चले जाते, लेकिन यहाँ पे चित्त वर्ड है नहीं। डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। सिरा तनुत्वम, लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। सिराणाम आयाम पूर्व रूप, सिरा तनुत्वम लक्षण। सिरा तनुत्वम को सीधा सीधा समझो, सिराओं का पतला होना। तनु हो गया ना, तनु मतलब पतला होना। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जो वैसो डायलेशन हुआ है, वैसो डायलेशन जिसको हमने समझा है सिरानाम आयाम, उसकी वजह से क्या हो सकता है? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी बढ़ सकती है। वैसोडाइलेशन क्यों हुआ है? इन्फ्लामेटरी मार्कर की वजह से। परमिएबिलिटी क्यों बढ़ेगी? इन्फ्लामेटरी मार्कर प्लस वैसोडाइलेशन दोनों की वजह से। परमिएबिलिटी, सिराओं के अंदर से फ्लूइड को बाहर जाने की टेंडेंसी अगर बढ़ रही है, दैट इज सिरा तन्वत्वम। तो डेफिनेटली अगर सिरा मोटी होती तो फ्लूइड धीरे धीरे जाता, सिरा पतली हो गई अब फ्लूइड तेजी से जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या हुआ? एक एडवांस कंडीशन हो गई। सिंपल याद रखोगे, सिराणाम आयाम सिरा तन्वत्वम। तो यहाँ पे सिंपल करने के लिए बताओ, एग्जाम में आयाम में ए पहले आता है तो पूर्व रूप कर देना, और तनुत्व में टी बाद में आ रहा है तो सामान्य लक्षण कर देना। अब ये तो नहीं भूलोगे कम से कम। वैसोडाइलेशन परमेबिलिटी समझने के लिए ठीक है, एग्जाम में आंसर पिन पॉइंट करना रहेगा। लोमहर्ष क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर जहां पे फ्लूइड इकट्ठा हुआ, पानी इकट्ठा होगा तो लोमहर्ष हो सकता है। अंग विवरणता, वैसोडाइलेशन जहां पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा, ब्लड अपना वहां पे कलर चेंज कर सकता है। ब्लड कलर चेंज करने का मतलब वहां पे अगर वीनस ब्लड लंबे समय तक रुका रहेगा, जैसे ब्रूजिंग कैसे होती है, वैसे यहाँ पे भी अंग विवरणता हो सकते हैं। एक बार पूरे स्लाइड में देखें, ऊष्मा पूर्व रूप और सामान्य लक्षण दोनों। उत्सेद सामान्य लक्षण तो है ही, ये बात हमने प्रत्यात्म लक्षण ऑलरेडी कर ली। अनवस्थित तत्वम इंपॉर्टेंट वर्ड है नए प्रश्न के लिए। और सिरा तनुत्वम, सिरा आयाम में कंफ्यूज नहीं होना है, सिराओं में तनाव नहीं पड़ के हम इसको बोल सकते हैं वैसोडाइलेशन। ठीक है, वैसोडाइलेशन इज द करेक्ट वर्ड। देन गौरवम, लोमहर्ष, अंग विवरणता, ये कंपेरेटिवली कम पूछने वाले प्रश्न होने चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, सिंगल स्टार मार्क करने जितने। ठीक बात है। वात जन्य शोथ, तो वात अगर बड़ा होगा तब शोथ वो होगा, वो चल होगा, तनु होगा। त्वक परुष, वहां पे त्वचा परुष मतलब हार्ड होगी। अरुण असित, वात की वजह से अरुण वर्ड मतलब, अरुण का मतलब क्या है? ब्रिक रेड जैसा कलर होगा। इष्टि का वर्ण जिसका कह सकते हैं, असित मतलब कृष्ण वर्ण का हो सकता है। ये पर्टिकुलर सारे सिम्टम वात की वजह से हैं।
जिसकी वजह से एग्जामिनर अगर आपको पूछ भी लेगा कि चल तनु त्वक परुषो, ये बताओ कौन सा शोध, तो डेफिनेटली इनके फीचर से आप पिक कर लोगे कि वात, तो डेफिनेटली पेशेंट के अंदर तो दिखेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में एआईबीजीटी में नहीं दिखेगा। इस वजह से हमने एआईबीजीटी के एंगल से इसको मार्क नहीं करना है। प्रसुप्ति हर्ष अर्थी युतो, प्रसुप्ति नंबनेस, वहां पे नंबनेस क्यों, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि पर्टिकुलर जो नर्व्स है, नर्व एंडिंग्स है, वो उसके अंदर स्वेलिंग की वजह से कुछ रिलेटिवली कार्य करने की क्षमता कम हो गई है। हर्ष अगेन वहां पे कह सकते हैं कि रोम हर्ष की बात जैसा कर सकते हैं, अगेन ये पॉसिबल हो सकता है शीत गुण की वजह से। अर्थी मतलब पेन है, तो प्रसुप्ति हर्ष एक ठीक ठाक वर्ड है जो कभी पूछ ले तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड ये है अनिमित्ततः प्रशाम्यति, बिना कारण के शांत हो जाता है। ऐसा तो है नहीं, कारण नहीं है, कारण तो है, ये दोष बात हमारे सामने ही है, तो ऐसा क्यों लिखा होगा बिना कारण। इसका मतलब ये समझना चाहिए हमें कि बहुत जल्दी वहां पे शोथ चेंज हो जाता है, वात जो है बहुत ज्यादा चल गुण युक्त होता है। चल गुण युक्त होने की वजह से ये अगर दोष, वात दोष अगर मूव जल्दी कर जाता तो शोथ पहले था थोड़ी देर बाद में नहीं है, बहुत जल्दी वहां पे शोथ का ऑन एंड ऑफ प्रेजेंटेशन अगर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि अनियमिततः प्रशाम्यति। तो डेफिनेटली अनियमिततः प्रशाम्यति वात जन्य शोथ के लिए पिन पॉइंट आंसर होगा एग्जाम के लिए। देन प्रोन्नपति प्रपीड़ितो, इसमें देखो पीड़ित करने पर दबाना तो है ही है, दबाएंगे तो वहां पे दबेगा, लेकिन सेम एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, प्रोन्नमति मतलब उन्नमति, वर्ड आया है प्र उन्नमति। उन्नमति मतलब एलिवेट होता है, दबाने पर दब गया लेकिन हटाने पर तुरंत एलिवेट हो गया, इसका मतलब वहां पे पिट नहीं बना। पिट नहीं बना तो ये कैसा टाइप का वहां पे शोथ रहेगा, डेफिनेटली ये नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा रहेगा। नॉन पिटिंग ऑफ टाइप ऑफ एडिमा कौन से के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं, क्लियरली प्रेजेंटेशन है ये, इसमें तो मैं 100% बोल सकता हूं कि हाँ, नॉन पिटिंग एडिमा जो कि वातजन्य शोथ के साथ में एसोसिएट किए जा सकते हैं, राइट। दीवाबली, दीवाबली मतलब ऐसा शोथ जो दिन के समय में ज्यादा बलवान हो, तो जाहिर सी बात है दीवाबली, आप दिन भर में क्या करते हैं, हम दिन भर में चलते हैं, बैठते हैं, कार्य करते हैं कुछ ना कुछ, तो वहां पे हमारे एक्टिविटीज में वात बढ़ता है क्योंकि हमारे बॉडी का चल गुण बढ़ता है, दैट्स वाई वहां पे वात की वजह से वात जन्य शोथ भी बढ़ता है, राइट। तो दीवाबली में हमारे पास में वात जन्य शोथ आना चाहिए। दीवाबलिम च श्वेतु समीरणात्, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीवाबली अनियमिततः प्रशाम्यति और प्रोन्नमति प्रपीड़ितो, पीड़ित वर्ड तो आपको कफज में भी मिलेगा तो ये तो आंसर करने में हेल्प करेगा नहीं। प्रोन्नमति है तो इसका मतलब है वातजन्य, और अगर उन्नमति नहीं होगा तो वहां पे डेफिनेटली पिटिंग एडिमा कर देंगे। ये बात हमने चरक सूत्र 18 में पढ़नी होती है, क्षिप्र उत्थान प्रश्नो। क्षिप्र मतलब होता है जल्दी, शीघ्र, शीघ्र उत्थान जल्दी डेवलप होता है, और प्रश्नो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। अगेन अनियमिततः प्रशाम्यति के लिए बोला गया बात, तो ये बात अलग वर्ड में वहां पे दोबारा लिखी हुई है, राइट, ये रिपीटेटिव वर्ड हुआ। नक्तम प्रणश्यति, नक्तम मतलब रात्रि, नक्तम का मतलब है रात्रि, रात्रि में नष्ट हो जाता है, रात्रि में नष्ट हो जाता था। ऐसा कौन सा शोथ है जो रात में नष्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा कि रात में नष्ट हो रहा है और शोथ है तो डेफिनेटली वो दिन में है, और दिन में कौन सा शोथ होता है, दीवाबली। तो हमारे पास में एग्जाम के लिए दीवाबली और नक्तम प्रणशिति दोनों ही वातजन्य शोथ के अंदर आएंगे, रात में नष्ट हो रहा है, दिन में बलवान हो रहा है, सिंपल रखना है ये चीजों को, डिफिकल्ट मत बना देना है। पित्तजन्य शोथ के अंदर हो क्या सकता है, पित्तजन्य शोथ को हम कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन हुआ है। इन्फ्लामेशन वहां पे पर्टिकुलर इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर इंटरनल कोई डिजीज हो सकता है, सेलुलाइटिस वगैरह बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। पहली बात लिखा है मृदु, सॉफ्ट होंगे, ये शोथ के अंदर हम कह सकते हैं इन्फ्लामेशन की वजह से सॉफ्टनेस वहां पे पर्टिकुलर टिश्यू की बढ़ जाती है। सगंध, वहां पे गंध हो सकता है, अब गंध में पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा समझ में जल्दी आता है, मॉडर्न वाला कोई पैरामीटर गंध के लिए समझ में कम आता है तो हम कह सकते हैं, लेकिन ज्वर होगा। कौन से दोष के साथ में ज्वर एसोसिएट कर सकते हैं, ज्वर का मतलब है संताप, संताप कौन से दोष से आ सकता है, पित्त से, तो डेफिनेटली इन्फ्लामेशन में अगर फीवर है तो वहां कह सकते हैं कि कॉज वहां पे हमारा हो सकता है कि इन्फेक्शियस कॉज हो सकता है। इन्फेक्शियस कॉज जैसे कि मान लीजिए किसी को एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से गैस्ट्राइटिस हो रहा है, गैस्ट्राइटिस, तो गैस्ट्राइटिस तो इन्फ्लामेशन है जो कि शोथ हुआ, लेकिन कॉज क्या है, बैक्टीरिया, तो वहां पे बैक्टीरियल कॉज का शोथ हुआ है, तो ऐसे में हम ज्वर की वजह से ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। ये सिर्फ गैस्ट्राइटिस एग्जांपल है, बहुत सारे, मेनिंजाइटिस को ले लो, किसी को भी ले सकते हो। असित पीत रागवान, पीला है, रेडनेस वाला होगा, अगर बाहर से देख रहे हैं तो बॉडी के इंटरनली भी तो शोथ हो सकता है। स्वेद तृष्णा मदान्वित, स्वेद हो सकता है, तृष्णा हो सकता है, मद हो सकता है। स्वेद पित्त से, तृष्णा में आप देखोगे प्यास ज्यादा लगेगी, डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन क्यों होगा सोचो, वेस्कुलर फ्लूइड अगर इंटरस्टिशियम में जाएगा तो वेस्कुलर ब्लड वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, तो हमारे हाइपोथैलेमस को क्या
साइंस सिग्नल मिलेगा कि बॉडी में पानी कमी हो गई है, तो वो हमको सिग्नल देगा कि हमारे होठ, हमारा मुख, स्किन के अंदर फ्लूइड की कमी है, तो वहां पे सूखना चालू हो जाएगा, जो कि तृष्णा वाला सिम्टम है, और हम क्या करेंगे, जाकर के पानी पी लेंगे। राइट, तो हमें हमारी बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने का सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो कि पित्त वाले में कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा, जो कि एग्जाम के लिए नहीं है। एग्जाम में एक छोटा वर्ड है मृदु, और दूसरा है स य उच्यते स्पर्श रुक अक्षिरागकृत स पित्त शोफो पित्त शोथो ब्रश दाह पाकवान। स्पर्श रुक बोला है, इसका मतलब है कि ये हाईली टेंडर होगा, कि ऐसे तो पेन नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही स्पर्श करेंगे तब वहां पे वेदना होगी, दैट इज टेंडरनेस। राइट, स्पर्श रुक पित्त के साथ में, मृदु वर्ड पित्त के साथ में, बाकी सगंध और अक्षीरागत आंखों का रेड होना, ये कह सकते हैं कि वहां पे ब्लड के साथ में एसोसिएशन पित्त का ज्यादा हो गया है, ऐसा हम कॉज मान सकते हैं, क्योंकि पित्त और रक्त आश्रय आश्रय भाव से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जितना हमने मार्किंग करी उतना। क्षिप्र उत्थान प्रशमो भवति, ये भी जल्दी उठता है और जल्दी ही शांत हो सकता है। तो क्षिप्र वाला जो वर्ड है, ये वातिक शोथ के लिए और पैतिक शोथ दोनों के लिए आया है। राइट, क्षिप्र उत्थान प्रशमो भवति, पूर्व मध्यात प्रसूयते, पहले मिडल ऑफ द बॉडी से यूजुअली स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं वात पित्त कफ, जब भी ऐसे लिखेंगे तो पित्त हमारे पास लिखने में बीच में आ रहा है, तो हम पूर्व मध्यात प्रसूयते पित्त के लिए ऐसा सोच सकते हैं, याद रख सकते हैं। कफजन्य शोथ अगेन हमारे पास में आता है, जिसके अंदर हमको गुरु कफ का लक्षण है, स्थिर कफ का लक्षण है, पांडु पांडु वर्ण कफ में देखने को मिलता है, अरोचक अरुचि यूजुअली कफ के या मंदाग्नि की वजह से होता है डेफिनेटली, प्रसेक निद्रा वमी वन्ही मांद्यकृत अग्नि मांद्य की वजह से। तो डेफिनेटली पूरी लाइन में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जो आपको कफ के वजह से नहीं दिखे। अब उसके लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अब आपको पता हो कि प्रसेक मतलब लाला स्राव हो रहा है, निद्रा मतलब नींद ज्यादा आना कफ की वजह से होता है, वमी मतलब छर्दी कफ के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली ये आपको बेसिक आइडिया पहले से है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, स कृच्छ जन्म प्रशमो, कृच्छ जन्म प्रशमो, और एक सूत्र स्थान की बात है कृच्छो उत्थान प्रशमो। पॉइंट क्या है, देरी से जन्म होगा कृच्छता से या धीरे धीरे, और देरी से ही इसका प्रशमन होना। तो स्लो प्रोसेस या स्लो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर जो होगा वो कफ जन्य शोथ के अंदर आएगा। राइट, नी पीड़ितो न च उन्नमित, इंपॉर्टेंट वर्ड फिर से आ गया है हमारे पास में, नी पीड़ितो दबा दिया है, दबा दिया है, लेकिन न च उन्नमित वापस एलिवेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या बन गया, न एलिवेट, एलिवेशन वापस नहीं होना मतलब पिट बना रह गया, पिट बना रह गया, तो ये हमारा पिटिंग एडिमा हो गया। सिंपल सी बात है, ये हमारे पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा के अंदर आता है कफजन्य शोथ, जबकि वात वाला कहाँ पे आएगा, नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा में हम प्लेस कर सकते हैं। रात्रि बली होता है, ये रात के समय में ज्यादा बलवान होता है। क्यों रात में बलवान हो रहा होगा, सोचो। रात में हम क्या करते हैं, यूजुअली सोते हैं। ये रात में आचार्य चरक भी मानते हैं कि यूजुअली सोने का काम होता है। कोई हॉस्टल में बैठ करके अगर रात भर जग रहा है तो डेफिनेटली वहां पे रात्रि बली नहीं बोल सकते। सोते समय क्या होता है, हमारे शरीर में कफ का स्थिर गुण बढ़ता है। हम सोते समय बॉडी स्थिर रहती है तो स्थिर गुण बढ़ता है, या फिर जब भी दिन में बैठे रहते हैं लंबे समय, तो अलोंग द ग्रेविटी जो शोथ होता है वो यहाँ पे डेवलप होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि लीवर फंक्शन या रीनल फंक्शन या कार्डियक फंक्शन की वजह से ये हमारे पास में शोथ डेवलप हो सकता है, इन अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है। राइट, रात्रि बलि कफल शोथ, दीवा बलि दिन में भागदौड़ करेंगे चल गुण बढ़ेगा, दीवा बलि रात में सोएंगे स्थिर गुण बढ़ेगा, कफ का कफल शोथ। राइट, रात्रि बलि इंपॉर्टेंट है, ये तीन वर्ड इनको हम आसानी से कैच कर सकते हैं। नी पीढ़ी तो न उन्नमति, न उन्नमति से आंसर हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कॉज आए। तो जो पीटिंग एडिमा है जो हम कफज वाले के अंदर पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली इंडेंटेशन, जैसे कि घर में आटा गूंथते हैं, डो बनते हैं, तो उसमें उंगली अगर प्रेस करते हैं तो वो पिट बना रह जाता है, इंडेंटेशन बना रह जाता है, जो कि हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में, रीनल फेलियर की कंडीशन में, हेपेटिक कॉज जैसे सीएलडी के केसेस में, जो कि अलग अलग इसमें इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा रहता है, रीनल में जो प्रोटीन होता है उसका लॉस ज्यादा होता है, हेपेटिक कॉज में क्या होता है प्रोटीन बनता ही कम है क्योंकि लीवर के अंदर बनना होता है। तो इन दोनों में ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से ओपी कम हो जाता है, और इसमें एचपी बढ़ जाता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में। ये पिटिंग एडिमा कॉज करता है यूजुअली। नॉन पिटिंग यूजुअली फर्म होता है, इंडेंटेशन इसमें यूजुअली क्योंकि नॉन पिटिंग है नहीं मिलता है, जो कि लिम्फेडिमा, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम अगर फेलियर हो गया, जैसे कि हम बात करें फाइलेरियसिस में मिल सकता है, मिक्सोडिमा जो कि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन नॉन पिटिंग की तरफ यूजुअली जाती है। यूजुअली वर्ड मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन में वहां पे हार्ट फेलियर के अंदर भी नॉन पिटिंग हो सकता है, एक एडवांस कंडीशन में, जिससे प्रोलॉन्ग्ड कोई 20 साल पुराना केस है, तो वहां पे आपको नॉन पिटिंग ही मिलेगा, इसलिए मैं यूजुअली वर्ड यूज कर रहा हूँ।
देन लोकेलाइज स्वेलिंग, तो ये तो पता है ट्रॉमा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है लोकेलाइज। और जनरलाइज स्वेलिंग जो कि एक सीवियर डिसऑर्डर को वहां पे डिनोट करता है, चाहे कोई भी कॉज हो, वो अल्टीमेटली जनरलाइज्ड स्वेलिंग एनासार्का के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। राइट। लास्ट स्लाइड पे हम बातचीत करेंगे शोथ के असाध्य लक्षण। असाध्य शोथ क्यों होगा? क्रसस्य रोगिर अबलस्य यो भवेत उपद्रवार वमी पूर्व केरयुतम। ये पूरी लाइन में अगर हम देखें, एक वर्ड आया क्रश। क्रश व्यक्ति है, मान लेते हैं 40 किलो के हैं, ठीक है, 40 किलो के व्यक्ति हैं, क्रश है, काफी ज्यादा क्रश है। इसमें क्या है, अगर स्वेलिंग अगर हो गई, एक तो पहले ही क्रश है, तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को हम देखें तो नॉर्मल होगा या बिलो नॉर्मल होगा। एक दुबले पतले व्यक्ति के अंदर ज्यादा ब्लड प्रेशर होने की संभावना कंपैरेटिवली चांसेस कम है, मना नहीं करूंगा, हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में ब्लड प्रेशर मान लेते हैं कि उसका चल रहा है, नॉर्मल है, ठीक है, वो अभी भी हाइपरटेंसिव का केस नहीं है, मान लेते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर उसको स्वेलिंग हो गई तो डेफिनेटली वेस्कुलर ब्लड तो कम हो जाएगा। तो ऐसे में बीपी कम हो गया तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? पहले ही दुबला पतला है, सो डेफिनेटली उसके लिए क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। दूसरा, सहंति मर्म अनुगतो अथ, मर्म के अंदर चला गया, जैसे एंसेफेलाइटिस हो गया, एंडोकार्डाइटिस हो गया, या फिर अगर मान लेते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे वर्ड मैंने आपको जो इन्फ्लामेशन के साथ में लिख के बोले हैं, इसका मतलब ये कोई ना कोई मेजर मर्म की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर मेजर डिसऑर्डर हो सकता है। दैट्स व्हाई वो असाध्य के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि चरक के टाइम में वहां पे ट्रीटमेंट के उतने ज्यादा टूल नहीं रहे होंगे। राजीमान परिस्रवित, शोथ शिराओं के जाल से भरा हुआ है, वहां पे नियोवेस्कुलराइजेशन की बात हो रही है, हो सकता है वहां पे ये मेलिग्नेंसी की बात कर रहे हो। राइट। मेलिग्नेंसी की वजह से राजीमान परिस्रवित की बात कर रहे हो, एक पॉसिबिलिटी बात कर रहे हैं। और हीन बल से, जो कि हम रोग के अबल की अवस्था की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें सर्वग मतलब सर्वांग शोथ हो चुका है, एनासार का हो चुका है। पिन पॉइंट बात करें, मर्म अनुगत है असाध्य, राजीमान परिश्रवित असाध्य, हीन बल वाला है असाध्य, और सर्वांग शोथ है तो उसको भी असाध्य कह देंगे। शोथ के उपद्रव हमको पहले से चरक ने बता रखे हैं 18वें अध्याय में, 7 उपद्रव होंगे। ज्वर, ज्वर शोथ की वजह से हो सकता है, डेफिनेटली वहां पे बॉडी का फ्लूइड कम होगा, तो वहां पे जो है उष्मा या पित्त वाले फैक्टर अगर ब्लड में बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि ज्वर उत्पन्न करे। छर्दी अतिसार क्यों हो जाएगा? शोथ की वजह से, शोथ की वजह से मेटाबॉलिक अगर डिसऑर्डर हो सकता है तो वहां पे वोमिटिंग डायरिया हो सकता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर। ठीक बात है, तो हम 3 सिम्टम को ही याद रखेंगे, क्या है? ज्वर, छर्दी, अतिसार, ठीक है, ये शोथ की वजह से उत्पन्न हुए, इनकी वजह से शोथ नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ज्वर, छर्दी, अतिसार उत्पन्न हुए। अतिसार को दस्त बोल सकते हैं आम भाषा में। और इस दस्त से हमारे पास में 4 वर्ड और आ जाते हैं, किसी के अंदर शोथ हो गया है तो डेफिनेटली फ्लूइड चला गया इंटेस्टिशियम में, तो साथ में न्यूट्रिशन भी ले गया तो दुर्बलता आ गई। अब अरुचि उत्पन्न हो गई। श्वास, पल्मोनरी एडिमा को कॉज कॉज में देख लीजिए। तृष्णा, बहुत ज्यादा फ्लूइड चला गया तो डिहाइड्रेशन की वजह से तृष्णा आ सकता है। सिंपल देखें, ज्वर, छर्दी, अतिसार, 3 वर्ड याद है। इसी अतिसार को अगर दस्त बोले तो ये हमारे दस्त से 4 वर्ड याद हो जाते हैं, दौर्बल्य, अरुचि, श्वास और तृष्णा। सरल है। और इसी में अगर 2 वर्ड और ऐड करें, हिक्का और कास, जो कि चरक में नहीं आए, वो सुश्रुत ऐड करता है, टोटल 9 लिख देते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार शोथ के उपद्रवों में हिक्का और कास 2 एक्स्ट्रा सिम्टम्स आते हैं। ठीक बात है, ये हमारे पास में शोध की संप्राप्ति थी और डिटेलिंग थी। और शोध का चिकित्सा सूत्र अगर इन जनरल बात करें, 3 पैरामीटर आचार्य चरक ने लिखे हैं कि निदान दोष ऋतु विपर्य क्रमेर उपाचरेतम बल दोष कालवित। बात कर रहे हैं कि निडर होकर के शोध की चिकित्सा करनी होनी चाहिए। तो निडर में एन होता है निदान। आप सबसे पहले क्यों शोध डेवलप हुआ है वो हमेशा पूछोगे। आप जरूर पूछोगे क्या वो दधी खाता है या नहीं खाता है। राइट, दधी खाता रहेगा और आप वहां पे औषधि देते रहोगे, नहीं वर्क करेगा। दूसरा है दोष। दोष अगर आइडेंटिफाई नहीं किया है, दीवा बली है, रात्रि बली है, दबाने पर पित्त बनता है या नहीं बनता है, तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होता है। तो ऋतु, ऋतु डेफिनेटली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस दोष को हम ट्रीट करने जा रहे हैं वो ऋतु उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं है, उस एंगल से। राइट, पता चले ग्रीष्म ऋतु में पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है और हम वहां पे सोच रहे हैं कि थोड़े दिन बाद में दवा दे देंगे, तो वहां पे वो डिहाइड्रेशन की वजह से शॉक में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। सोचने की बात है, एग्जाम के लिए नी ड र, ड से दोष के लिए डी याद रखना था, NDR, निडर होकर के चिकित्सा करनी है शोध के लिए। निमोनिक वार्ड में पहले आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। सो डिजीज के बाद हम यहां तक करेंगे शोध के लिए। एक प्रश्न है यहाँ पे 2020 के लिए, माइक आप लोग ओपन करके आंसर कर सकते हो। शोध के पूर्व रूप में निम्नोक्त कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? अंतरायाम। अंतरायाम, द यू, द वथु, अंतरायाम। अंतरायाम। अंतरायम। गुड, अंतरायाम। डेफिन ए। डेफिनेटली
यहाँ पे हमारी निमोनिक हेल्प करेगी, ऊष्मा, दवथु और शिराणाम आयाम मिलेगा। और अंतरायाम तो डेफिनेटली, अंतरायाम का मतलब आप समझ रहे हो, बॉडी का कर्वेचर बदल जाना, बॉडी आगे या पीछे बैंड हो जाती है, इंटरनली आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई, तो ये एक डिजीज ही वात व्याधि के अंतरायाम की तरफ लेके गई है। डेफिनेटली ये रिसेंट के क्वेश्चंस में यहाँ से ये आया हुआ है, यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं।